अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली हमारे पास है पार्शियल इक्विलिब्रियम व्यू ऑफ प्रोडक्ट टैक्सेस। मतलब ये कि जब किसी प्रोडक्ट पे टैक्सेस इम्पोज होते हैं तो जो प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम होता है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ख़ास तौर पे जब परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, जब मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है और टैक्सेस इम्पोज होते हैं किसी प्रोडक्ट पे, तो उस प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इसमें हम वो चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारी assumptions क्या है। आपके पास जो assumptions हैं उसमें आपके पास पहला जाता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में हम स्टडी करेंगे। यानी पार्शियल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर मार्केट जो है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद टैक्सेस इम्पोज ऑन वन गुड्स के टैक्सेस जो है वो सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है उस पर टैक्सेस जो इम्पोज हुए हैं हम सिर्फ उसको स्टडी करेंगे, पार्शियल इक्विलिब्रियम को हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो कुछ चीज़ें हैं, टेस्ट, इनकम एंड प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, हमने उससे क्या किया, हमने उससे सपोज किया कि वो कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा मार्केट में। और जो टैक्सेस इम्पोज होंगे वो पर यूनिट टैक्स भी हो सकते हैं और एड वैलोरम टैक्स भी हो सकते हैं। दोनों में से जो भी टैक्सेस इम्पोज होंगे हम दोनों का देखेंगे इक्विलिब्रियम पे क्या। अब जो हमारे पास जो टैक्सेस हैं जिनका हमने रिस्पॉन्स देखना है वो हमारे पास यूनिट और एड वैलोरम टैक्स होगा। सबसे पहले हम लोग यूनिट टैक्स जो है उसका केस देखेंगे। यूनिट टैक्स आपको पता है कौन से टैक्स होते हैं। यूनिट टैक्स आपके पास वो टैक्सेस होते हैं जो कि किसी भी चीज़ का वेट और मेजरमेंट देखते हुए उसके ऊपर टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं, वो आपके पास यूनिट टैक्स होते हैं। अब यूनिट टैक्स जो है उसकी सूरत में जो है आपके पास ये सिंपल क्वांटिटी आ गई, यहाँ पे आपके पास प्राइस आ गई। ओके, यहाँ पे ये डिमांड, ओके, और ये आपके पास सप्लाई कर्व, सिंपल। ये आपके पास आ गया इक्विलिब्रियम, और ये आपकी क्यू क्वांटिटी, और ये आपके पास यहाँ पे जो है वो प्राइस डिटर्मन होगी, और प्राइस आपके पास पी, ये प्राइस डिटर्मन होगी। अब हमने देखना है कि जो टैक्स है, टैक्स शिफ्ट होने के बाद इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, टैक्स जब इम्पोज होगा तो डायरेक्टली ज़्यादा मतलब प्रोड्यूसर पे होगा, देन शिफ्ट होगा। और जब टैक्सेस इम्पोज हुआ, टैक्स इम्पोज होने के बाद क्या हुआ कि जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो गई, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास क्यू नॉट और ये आपके पास पी नॉट, P2 हम लोग इसे नाम दे लेंगे। ये आपके पास आ गई P2 प्राइस। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम 2। ऐसे समय में हुआ क्या है कि क्वांटिटी जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो गई है और प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर गई हैं। अब हमने जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमारे पास इन एक्चुअल जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस कितने इम्पोज हुए हैं, टैक्सेस कितने जो टैक्सेस जो आपको पता नहीं है, मैंने चीज़ पहले भी बताई थी कि जो आपके कर्व में जितना गैप होगा वो आपका इन एक्चुअल टैक्स रेट जो है वो शो कर रहा होगा। यानी एस और एस नॉट के दरमियान जितना गैप है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये टैक्स रेट शो कर रहा है। अगर आप देखें, होना ये चाहिए था कि जो हमारे पास क्यू नॉट प्राइस है, जो क्यू नॉट क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम हुई है तो प्राइस कितनी होनी चाहिए थी, पी नॉट होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन क्योंकि टैक्सेस इम्पोज होने की वजह से जो प्राइस है वो इंक्रीज कर गई है, प्राइस क्या हो गई है, प्राइस P2 हो गई है। ओके, अब यहाँ पे अब एक चीज़ और नोट कीजिएगा आप कि जो टैक्सेस हैं वो इतने हैं, ये टैक्स पूरा जो एरिया है आपको टैक्स के शो कर रहा है, और यहाँ पे लेकिन जो प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, P से P2 तक। ठीक है, यानी ये जो प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है ये कम है और टैक्सेस जो है वो ज़्यादा इम्पोज हुए हैं। आप कह सकते हो कि जो बर्डन है वो डिवाइडेड है बोथ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान में। ठीक है, आपके पास जो डायग्राम है उसमें एक और चीज़ दिखाई गई है, वो आपको दिखाई गई है कि शिफ्टिंग, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जब प्राइस इंक्रीज़ किए हैं तो हो सकता है कि आपका जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए। डिमांड कर्व अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा यानी प्राइस इंक्रीज की वजह से डिमांड जो है वो कम हो जाए, तो आपका इस पॉइंट पे जो है वो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा डी नॉट पे। ठीक है, जहाँ पे आपकी पी नॉट और जो क्यू नॉट जो क्वांटिटी है वो डिटर्मन हुई है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका अगर डिमांड का बैकवर्ड शिफ्ट होता है तो वो इस पॉइंट पे शिफ्ट होगा। और उसके अलावा जो चीज़ है जो नोट करने वाली है वो ये कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना कलेक्ट होगा, और गवर्नमेंट को ये सारा जो एरिया है ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने एड वैलोरम टैक्स की तरफ। एड वैलोरम टैक्स जो है वो उसमें हमारे पास क्या चीज़ आती है। एड वैलोरम टैक्स आपको बताया कि किसी भी चीज़ की जो कह लें कि
जो टैक्स डिटर्मिनेशन है उसकी वैल्यू को देखते हुए होती है, और उसकी मतलब उस चीज़ की वैल्यू को देखते हुए, उसकी प्राइस को देखते हुए उसकी प्राइस की रेशियो सेट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी है वो बहुत एक्सपेंसिव है और उस पर जो टैक्सेस हैं वो लगते हैं, और वो ये है कि 100% जो है वो टैक्स होगा, यानी प्राइस का 100% प्राइस रेशियो के हिसाब से जो टैक्सेस जो है वो इम्पोज किए जाते हैं। हो सकता है 100% ना हो, प्राइस का 70% मोस्ट प्रोबेबली। तो जब हम लोग प्राइस से रिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एडवर्म टैक्स की सूरत में क्या होगा, जब हम लोग रेशियोज़ की बात कर रहे हैं कि रेशियोज़ में चेंज आएगा, तो हमारे पास जो टैक्स जो कर्व शिफ्टिंग होगी वो कर्व शिफ्टिंग बेसिकली सर्वाइवल होगी, पैरेलल शिफ्टिंग नहीं होगी। जो यूनिट टैक्स है उसमें पैरेलल शिफ्टिंग होगी और इसमें सर्वाइवल शिफ्टिंग होगी। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा डिमांड कर्व जो है वो सर्वाइवली शिफ्ट होगा, क्योंकि टैक्स रेशियोज़ जो है डायरेक्टली डिमांड से रिलेट करती हैं। सो हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा, यहाँ पे सप्लाई कर्व नहीं होगा। लुक, ये आपके पास डिमांड, ये आपके पास सप्लाई, ये आपके पास इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहाँ पे ये क्वांटिटी और ये प्राइस। अब क्या होता है, अब हमारे जो इकोनॉमी जो टैक्सेस हैं वो इम्पोज हो जाते हैं। जब टैक्सेस इम्पोज होंगे तो आपका डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, और डिमांड कर्व जो है वो सर्वाइवल शिफ्ट होगा। आप डिमांड कर्व को नाम दे सकते हो डी नॉट का। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो क्यू नॉट हो गई है और प्राइसेस जो है वो पी नॉट हो गई हैं। ओके, यानी कि क्वांटिटी और प्राइस दोनों चेंज, जो दोनों है वो हमारे पास कम हो गई हैं, लेकिन हमारे पास टैक्सेस कितने इम्पोज हुए, टैक्सेस कितने लगे हैं। ये जो दो कर्व्स के दरमियान गैप है ये आपको बताएगा कि जो टैक्सेस हैं वो कितने हैं, कितनी टैक्सेस जो है वो इम्पोज हुए हैं। और क्योंकि अगर हम लोग इस कर्व पे जाके देखें तो हमारे पास प्राइसेस क्या होने चाहिए, टैक्सेस इम्पोज होने के बाद प्राइसेस ऑफ कोर्स इंक्रीज होंगी और वो P2 होंगी। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जो टैक्सेस हैं वो इतने इम्पोज हुए हैं, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो हमारी P से P2 तक जो है वो चेंज हुई हैं। प्राइसेस भी पूरी, मतलब यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि बर्डन जो है वो डिवाइडेड है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है वो रेवेन्यू का एरिया आपके पास कौन सा होगा, वो रेवेन्यू का ये सारा एरिया होगा जो कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जा रहा है। और दोनों सूरत में, यूनिट रूट की सूरत में भी, वो यूनिट टैक्स की सूरत में भी और एडवर्म टैक्स की सूरत में भी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो सेम होती है, यानी जो एरिया आएगा आपके पास वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। अब जो आप ये कह सकते हो कि टैक्सेस जो हैं वो कितने जो कलेक्ट होंगे वो बाजू का डिपेंड करता है इलास्टिसिटीज़ पे भी, किसी गुड की इलास्टिसिटीज़ पे भी। अब हम लोग इलास्टिसिटीज़ को चेंज करके देख लेते हैं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, और मोर इलास्टिक गुड हो तो रेवेन्यू ज़्यादा, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, पार्शियल इक्विलिब्रियम पे, और लेस इलास्टिक हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। आपके पास ये भी डायग्राम से ही पता चलेगा आपको। आपके पास ये आ गई डायग्राम, और डायग्राम में यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी और ये हमारे पास प्राइस, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ये डिमांड कर्व, ये हमारे पास ये आ गया डिमांड कर्व। हम लोग सप्लाई कर्व लेंगे, लेकिन पहले जो हम सप्लाई कर्व लेंगे वो हम लोग लेंगे लेस मोर इलास्टिक, और बाद में जो सप्लाई कर्व लेंगे वो हम लेंगे लेस इलास्टिक। ठीक है, मोर इलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई कर्व है उसकी जो स्लोप है वो क्या है, वो कम है। मतलब स्लोप का कम होना मतलब किसी भी कर्व का मोर इलास्टिक होना। ये आपके पास इक्विलिब्रियम 1 आ गया, और ये आपके पास क्वांटिटी Q1, और ये आपके पास प्राइस जो है वो P1। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका जो सप्लाई कर्व है वो चेंज हो जाता है, यानी टैक्सेस इम्पोज होते हैं। टैक्सेस इम्पोज होने के बाद आपका जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट हो जाता है जी पैरेलल शिफ्टिंग होगी, और ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। आपके पास ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम 2 आ गया, और ये आपके पास Q0, और ये इक्विलिब्रियम, ये सॉरी प्राइस जो है वो P2। यानी क्या हुआ कि आपकी क्वांटिटी कम हुई और प्राइसेस जो है वो ज़्यादा हो गई। ऐसा ही हुआ है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यही सप्लाई कर्व जो है वो लेस इलास्टिक होता तो क्या होता। लेस इलास्टिक स्लोप का मतलब है, लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व होने का मतलब है कि मोर स्लोप। अब भी हम जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेंगे वो दोनों का सेम इक्विलिब्रियम ही लेंगे। ये आपके पास एस आ गया सप्लाई कर्व जो कि मोर इलास्टिक है, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी वही डिटर्मिन होगी जो पहले हुई थी, और ये प्राइस भी वही डिटर्मिन होगी जो पहले हुई थी। अब क्या होगा, अब हम कहते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। सप्लाई कर्व जब शिफ्ट होगा तो ऑफ कोर्स टैक्सेस जो इम्पोज होंगे, टैक्स इम्पोज होने की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होगा। सप्लाई कर्व पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, और जब पैरेलल शिफ्टिंग की आपने तो इतना ही गैप रखिएगा जितना आपने पहले, जो ऑफ कोर्स टैक्सेस जो है वो एक जैसे ही इम्पोज होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि मे बी वो पॉइंट पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो मे बी यहाँ पे कहीं भी आएगा। ठीक है, यानी
जो टैक्सेस हैं यहाँ पे आप देखें पॉइंट पे आके, जो टैक्सेस हैं वो दोनों सूरत में एक जैसे इम्पोज हुए हैं, यानी S1 और S0 का गैप भी उतना ही है। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास S है, और ये मैं यहाँ पे इससे एक कर्व को नाम दे लेती हूँ, S2 का नाम दे लेते हैं हम इसे। ठीक है, इन दोनों का जो गैप है, इन दोनों का मतलब जो इन दोनों में गैप है वो भी सेम है, यानी टैक्सेस एक ही रेशो से इम्पोज हुए हैं। लेकिन हम लोग बेसिकली जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि उन टैक्सेस की वजह से, मतलब इलास्टिसिटी की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे पास मोर इलास्टिक हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेस इलास्टिक हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम आ गया जो कि हमारे पास E3 आया। ठीक है, आप इसे E3 का नाम दे सकते हो। और ये आपके पास प्राइजेस क्या हुई, P, मैं इसे 1 डैश का नाम दे लेती हूँ क्योंकि P1 मेरे पास पहले से है, और P2 जो है वो हमने ऊपर प्राइस को नाम दे लिया, तो यहाँ पे P जो 1 डैश मैं इसे नाम दे लेती हूँ। अब देखें हुआ क्या है, यहाँ पे जो आपका ग्लास जो आपका था ना, सॉरी मोर इलास्टिक में क्या था कि प्राइजेस में जो चेंज आया था वो ज़्यादा था। ठीक है, P1 से P2 तक प्राइस में चेंज आया था। लेकिन जब आपके पास गुड लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक में क्या हुआ है, लेस इलास्टिक में आपका प्राइस में चेंज आया है, प्राइस इंक्रीज़ की है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं की, प्राइस P1 से P1 डैश हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक होने की वजह से प्राइस में ज़्यादा चेंज क्यों नहीं आया। लुक, जब आप एक सप्लायर हैं, एक प्रोड्यूसर हैं, और आपको आपकी सप्लाई जो है वो लेस इलास्टिक है, मतलब ये कि आपको हर सूरत सप्लाई करनी है, तो आप इस पोजीशन में नहीं होते, आपकी पावर इतनी नहीं होती कि प्राइजेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सको। क्यों? क्योंकि आप प्राइजेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करोगे तो आपको डर है कि कंज्यूमर जो है वो कहीं और चले जाएंगे, किसी और तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोई गुड परचेज़ कर लेंगे। डेट्स वाई यहाँ पे ये चीज़ जो है आपको मैंने समझाने के लिए किया था, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो हम ये देख लेते हैं जी कि डिमांड जो है, मतलब अगर डिमांड लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक हो तो हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ता है। दो आपके पास ये सब सिंपल एक डायग्राम, ये आपके पास क्वांटिटी, ये आपके पास प्राइस। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये आपके पास सप्लाई कर्व होगा। सप्लाई कर्व अब हमने सप्लाई कर्व की शिफ्टिंग तो करेंगे, कोर्स टैक्स की वजह से होगी, लेकिन बेसिकली जो हमने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि डिमांड जो है उसके मोर और लेस इलास्टिक होने से हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके पास अगर मैं पहला डिमांड कर्व ले रही हूँ, वो डिमांड कर्व मैं ले लेती हूँ जी मोर इलास्टिक। ठीक है, मोर इलास्टिक डिमांड कर्व मैंने डिमांड कर्व ले लिया। आपके पास ये आ गया इक्विलिब्रियम 1 आ गया, और ये आपके पास P1 और ये आपके पास Q1। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि टैक्सेस जो है वो ऑफ कोर्स टैक्सेस लगेंगे। टैक्सेस लगने की वजह से, टैक्सेस इंपोज होने की वजह से जो एस जो है वो जो सप्लाई कर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये Q0 क्वांटिटी और ये P1, इसे आप नाम दे लें, सॉरी इसे P2 का नाम दे लें क्योंकि P1 हमने पहले दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ है जी, टैक्सेस इंपोज होने की वजह से प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर गई है, और जो क्वांटिटी है वो भी वो डिक्रीज़ कर गई है। ठीक है, अब हमने जो देखना है वो ये देखना है कि अगर हमारे पास यही डिमांड कर्व लेस इलास्टिक होता तो क्या फ़र्क पड़ता। लुक, ये मोस्ट ऑफ था, मैंने जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है मैं उसी को लूँगी, और इसी इक्विलिब्रियम से हम लोग जो है वो डिटरमिन दूसरा जो डिमांड कर्व है वो लेंगे D2। ठीक है, जो कि लेस मोर स्लोप्ड है, इसका मतलब है लेस इलास्टिक है, और लेस इलास्टिक है तो क्या हुआ जी, हमारे पास पहला इक्विलिब्रियम तो यही आएगा जो हमारे पास पहले था। सेकेंड इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास E2 था, सॉरी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है जी, हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो E3 आया। E3 इक्विलिब्रियम पे देखें क्या हुआ है जी, क्वांटिटी जो है वो Q0 डैश कह लें इसे, और यहाँ पे P जो है वो P3 हो गया है, यानी प्राइस जो है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, अब ऐसा इसलिए हुआ है कि जब आपके पास कोई भी जो डिमांड है, जब आपकी लेस इलास्टिक होगी ना किसी भी चीज़ के लिए, तो जब आपके लिए वो लेस इलास्टिक है इसका मतलब है कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसके लिए वो गुड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ कर भी दी जाएँ, बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज़ कर दी जाएँ, तो क्या होगा कि कंज्यूमर जो है वो फिर भी वो गुड जो है वो लेने के लिए तैयार होगा। ऐसी सूरत में जो सेलर होता है वो सेलर इस पोजीशन में होता है कि वो पूरा का पूरा जो टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट कर दे जो कंज्यूमर है उसके ऊपर प्राइसेस इंक्रीज़ करके।